हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग दोस्तों सीटेट जुलाई एग्ज़ाम 2025 के लिए एसएसटी सामाजिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं। ये जो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामाजिक विज्ञान में, तो हम लोग इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट को देख लिया था। चैप्टर नंबर फर्स्ट कब, कहाँ और कैसे से जितने भी क्वेश्चन अभी तक सीटेट में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखे थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड को देखने वाले हैं दोस्तों, प्रारंभिक समाज। तो प्रारंभिक समाज चैप्टर नंबर सेकंड है। इससे भी जितने क्वेश्चन अभी तक 2024 तक सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है। तो आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह गुरु के समीप बैठना होता है। ये जो कि इसका क्या है, राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। आप देख सकते हैं ये जो कि सीटेट 2023 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, जो कि उपनिषद के संदर्भ में सही है। वैदिक साहित्य के विकास के अंतिम चरण में उपनिषद ग्रंथ आते हैं। इसी कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें दर्शन शास्त्र की विवेचना की गई है। यद्यपि यह शास्त्र तंत्र यंत्र पहले भी संहिताओं और अरण्यकों में आ चुका है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है जिसमें प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार मोक्ष की चर्चा कहाँ पे दिया गया है, तो ये उपनिषद में ही दिया गया है। इसमें कुछ क्षत्रिय राजाओं का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में कहा जा रहा है कि जो छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि जबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं कि 3 आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो ये जबालो उपनिषद में मिलता है। ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों आने वाले एग्जाम सीटेट के लिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक पितृ सत्तात्मक समाज वह होता है जहां पर क्या होना चाहिए। तो एक पित्रात्मक समाज वह होता है जहां पर होना चाहिए दोस्तों कि महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ये जो कि क्या होता है, ये पित्रात्मक समाज का लक्षण माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि एक पित्रात्मक समाज में महिलाओं को विभिन्न तरीके से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। पित्रात्मक शब्द जो कि आशय है कि पिता की सत्ता। तो पित्रात्मक का मतलब होता है कि जो पिता की सत्ता, जहां परिवार की सत्ता पिता के हाथों में होती है, ये जो कि पित्रात्मक समाज कहलाता है। फिर उसके बाद आता है कि पिता के बाद उसका पुत्र योग्य होता है, तो कुल मिला करके सारे प्रबंध पर पुरुषों का ही वर्चस्व होता है। उसी को पित्रात्मक समाज कहा जाता है। जहां स्त्रियों के लिए कोई अधिकार नहीं है, इस समाज में पुरुष प्रधान एवं स्त्रियां गौड़ होती हैं। पित्रात्मक समाज में, तो पित्रात्मक समाज में पुरुष प्रधान होते हैं और स्त्रियां क्या होती हैं, गौड़ होती हैं। ऐसे में समाज की समस्त सुख सुविधा एवं यहाँ तक कि खाने पीने में भी दुराभाव स्त्रियों के साथ होता है, जो कि नारी के मौलिक अधिकारों की अवहेलना करता है।
पितृत्वात्मक समाज में नारी व्यक्तित्व को ग्रहण की भांति ग्रसित कर लेता है। स्त्री में चाहे कितना ही योग्य होता हो और पुरुष चाहे कमतर हो, किंतु प्रधान पुरुषों का ही मिलता है। ये जो कि पितृत्वात्मक समाज के क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें और इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो इसमें दिया गया है दोस्तों कि पहला कथन में कहा जा रहा है कि पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने के लिए था, शूद्र इसे पढ़ सकते थे। तो शूद्र इसे पढ़ते थे, जो कि क्या है? गलत है, क्योंकि इसके शूद्र पुराणों को नहीं पढ़ते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर इसका बी वाले में कहा जा रहा है कि शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये सही है, शूद्रों को क्या है? वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, जबकि इसमें शूद्र पुराणों को पढ़ सकते थे, ये कहा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला गलत होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए गलत है, लेकिन बी क्या है? इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए सही है परंतु बी सही है परंतु ए इसमें क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि ये सीटेट 2023 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में पुराणों का पाठ शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए कथन ए गलत था। और कथन बी में कहा गया था कि शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इसलिए कथन बी जो कि क्या था? सही था। फिर उसके बाद प्राचीन पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां इसमें हैं। इनमें देवी देवताओं की पूजा का विधि दिया गया है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि की रचना तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो आपको बताना है कि जो ऋग्वेद था यह मूल रूप से किस भाषा में रची गई थी? ये रचा गया था दोस्तों संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि ऋग्वेद जो कि मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई थी और वेदों की रचना वैदिक काल में हुई थी। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित की गई थी और आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्धि पहली रचनाओं से एक मानते हैं। यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण सबसे अच्छी व्याख्या है? तो इसमें बताना है कि सबसे अच्छी व्याख्या है कौन सी, जो मृतकों के साथ उनके सामान को दफनाया जाता था। तो मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। जो मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला यही इसका राइट आंसर होगा। ये 2023 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट का। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि प्राचीन भारत एवं अन्य देशों में यह अवधारणा प्रचलित थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन हो सकता है या मृत्यु पुनः जीवित हो सकता है। इसीलिए दाह संस्कार के समय उनके साथ जरूरी चीजों को भी दफनाई जाती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? तो कौन से क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? ये तमिल वाले क्षेत्र को भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि तमिल के क्षेत्र भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। संगम युग में साधारण हल चलाने वाले को उझाउर के नाम से जाना जाता था। दासों सहित भूमिहीन मजदूरों को कैदिसियार और आदिमई के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि कथन ए कथन बी को पढ़ें और इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? कथन ए में कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों को सामीस भोजन कराने की अनुमति नहीं थी, जो कि सही है।
ब्राह्मणों को सामीस भोजन कराने की अनुमति नहीं थी। और कथन बी में कहा जा रहा है कि बृहद धर्म पुराण में, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, इसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति देता है। तो ये भी सही है, कथन ए भी सही है और कथन बी इसमें दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए तथा बी दोनों इसमें क्या है, सही हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सामीस भोजन वह भोजन होता है कि जिसमें मांस, मदिरा आदि का सेवन किया जाता है, उसे सामीस भोजन के नाम से जाना जाता है, जिसे ब्राह्मणों को खाने की अनुमति नहीं थी। बृहद धर्म पुराण, जो कि 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ब्राह्मणों को बंगाल में एक खास प्रकार की मछली खाने की अनुमति दी गई थी। बृहद धर्म पुराण एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसे 18 उप पुराणों में मुख्यतः अंतिम पुराण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि उत्तराधिकार की सहदायद प्रथा का अर्थ क्या है। तो सहदायद प्रथा का अर्थ होता है दोस्तों कि सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन करना। ये जो कि सहदायद का अर्थ होता है उत्तराधिकार के लिए, इसमें सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। 2022 का ये क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि उत्तराधिकार की दो परंपराएं हैं, ज्येष्ठाधिकार तथा सहदायद। ज्येष्ठाधिकार में सबसे बड़े पुत्र का उत्तराधिकारी होता है तथा सहदायद में से सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन किया जाता है, जो कि ये मुगल काल में इसी परंपरा का पालन किया गया था। तो सहदायद परंपरा का पालन मुगल काल में भी किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गांव में उनकी अनुरूप भूमि के साथ मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान कराना है। तो इसमें दिया गया है ग्राम भोजक। ग्राम भोजक ये क्या होता था, ये भूस्वामी होते थे। क्या होते थे, भूस्वामी होते थे या ग्राम मुखिया होते थे। तो चौथा सही है। गृहपति क्या होते थे, तो गृहपति स्वतंत्र कृषक होते थे। तो इसका तीसरा सही है। और दास कर्म क्या होते थे, दास कर्मकार, ये जो कि क्या होते थे, दूसरों की जमीन पर काम करने वाले को दास कर्मकार कहा जाता था। तो इसका पहला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ए का चौथा सही है, बी का तीसरा है और सी का इसमें पहला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि ग्राम भोजक ये जो कि भूस्वामी ग्राम मुखिया होते थे, गृहपति इन्हें स्वतंत्र कृषक कहा जाता था और दास कर्मकार को इसको दूसरों की जमीन पर काम करने वाला कहलाते थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किन कारणों से भिन्न था। ये कौन कारण से भिन्न था, क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो पहले में दिया गया है इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई है। तो ये क्या है, ये गलत है, पहला वाला इसका गलत है। फिर उसके बाद बी में कहा जाए इसमें बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे। तो ये भी इसमें क्या है, गलत है। फिर उसके बाद सी में कहा जा रहा है कि इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी। ये सही है। बोधिसत्व अन्य लोगों की शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए थे। ये भी क्या है, सही है। तो सी और डी सही है, ए और बी इसमें क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। सी और डी इसमें सही है। 2022 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं में से बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी। बोधिसत्व के अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए थे। महायान आरंभिक मान्यताओं से भिन्न था तथा दूसरे परिवर्तन बोधिसत्व आस्था लेकर आया था। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे और इसी समय बौद्ध धर्म का एक नई धारा महायान का विकास हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद काल के विषय में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको इसमें बताना है कि ऋग्वेद काल के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि कोई अस्थाई सेना नहीं थी, तो जो कि सही है, ऋग्वेद में कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। फिर उसके बाद बी में कहा जा रहा है कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, तो ये भी सही है, कुछ प्रार्थनाओं की रचना ऋग्वेद में महिलाओं के द्वारा किया गया था, तो ए और बी इसमें दोनों सही है। फिर उसके बाद आता है सी में कहा जा रहा है कि दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे, दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे, ये क्या है, ये गलत है दोस्तों इसमें। फिर राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं होते थे, तो ये भी इसमें सही है। तो इसमें ए सही है, बी सही है और डी सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। केवल ए बी डी इसमें क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल के विषय में सही कथन कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी और कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी और राजाओं के पास राजधानी, नगर, महल नहीं होते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के भौतिक जीवन के बारे में कुछ आभास मिलता है। भारत में उनकी सफलता के कारण घोड़े, रथ, संभवतः कांसे की कुछ अस्त्र शस्त्र व उपकरण जिनके बारे में हम पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेद के प्राचीनतम काल में फाल का उल्लेख मिलता है। आर्यों को विभिन्न ऋतुओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। मैक्समुलर ने आर्यों के निवास स्थान को मध्य एशिया बताया है, जो कि ये सर्वाधिक मान्य अवधारणा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है दोस्तों कि ज्येष्ठाधिकार का अर्थ क्या होता है। ज्येष्ठाधिकार का अर्थ होता है दोस्तों, ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। ये देख सकते हैं आप 2021 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि ज्येष्ठाधिकार का अर्थ ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। यह अधिकार परंपरा प्राप्त होता है। शासक की मृत्यु या उसके हटने पर उसके छोटे भाई के बजाय उसका बड़ा बेटा ज्येष्ठता की वजह से उसका राज्य अधिकारों को ग्रहण करता था। कई बार शासक के जीवित रहते हुए भी उसके जीवन काल में ही उत्तराधिकारी का निर्धारण करने के कारण राज्य में अशांति एवं युद्ध का वातावरण हो गया था और इसी अवस्था को न पनपने न देने के लिए प्रायः शासकों ने ज्येष्ठाधिकार का सहारा लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि इसमें सुमेलित कराना है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 13 में तो इसमें दिया गया है दोस्तों गढ़। गढ़ क्या होते थे, तो गढ़ ये बहुत सदस्यों वाला दल होता था, बहुत सदस्यों वाला दल होता था गढ़, तो दूसरा सही है। और संघ क्या होते थे, संघ संगठन या समूह होता था। संघ क्या होता था, संगठन या समूह होता है, पहला सही है। फिर श्रेणी, श्रेणी में क्या होता था, व्यापारी संगठन होते थे, चौथा सही है। ग्राम भोजक होते थे, ग्राम मुखिया। तो इसका राइट आंसर होगा ए का दूसरा सही है, बी का पहला है और सी का चौथा, डी का इसमें तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर वही इसमें दिया गया है कि गढ़ का मतलब होता है बहुत सदस्यों वाला दल, संघ का मतलब होता है संगठन या समूह, श्रेणी का मतलब होता है व्यापारी संगठन और ग्राम भोजक का मतलब होता है ग्राम मुखिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहा जा रहा है कि वर्ण क्रम पर निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़िए। आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा उत्तर इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहते हैं, और यह विभाजन पदानुक्रम में निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था, जो कि सही है। फिर इसमें बी में कहा जा रहा है कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई स्वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था, ये भी इसमें सही है। दोनों इसमें सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों सही है, बी का एक कारण है। ये 2022 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में या वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन पदानुक्रम तथा भेदभाव पर आधारित था। वर्ण की उत्पत्ति संस्कृत के वृत्त धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वर्ण करना या चुनना। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई सवर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। इन महायान विभूतियों में राजा राम मोहन राय थे।
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ज्योतिबा फूले और पंडिता रमाबाई इत्यादि इसमें शामिल थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 3 है, इसको भी हम लोग इसी पार्ट में देखेंगे क्योंकि इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको भी इसी पार्ट में देखने वाले हैं। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि वे एक जगह से तलाश कर रहे थे जहां राज्य स्थापित कर सके। ये गलत है। वो राज्य की स्थापना पाषाण काल में कहाँ करते, जब उनको खाने के लिए कुछ ही प्राप्त नहीं होता था तो वे एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए विवश हो जाते थे। इसलिए इसमें राज्य जो दिया गया है, राज्य की स्थापना वे नहीं करना चाहते थे। उस समय राज्य नहीं होता था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि आखेटक जो कि ये खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान में निम्न कारणों से जाया करते थे। तो कौन कौन से कारण होते हैं, तो वे आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खा करके समाप्त कर देते थे, जो कि सही है। इसी के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। दूसरा है कि जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, ये भी सही है। और तीसरा है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, तब पर भी वे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए विवश होते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जैसे जैसे लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया, पालतू पशु धीरे धीरे जंगली पशुओं से इस रूप से भिन्न होते गए। तो कौन से रूप से भिन्न होते गए, क्योंकि इसमें क्या था कि उनके दांत छोटे हो गए थे, जो कि सही है, और उनके सींग छोटे हो गए थे, ये भी सही है। इसमें दोनों सही हैं। पहला ए और बी इसमें दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ए और बी इसमें दोनों क्या है, सही हैं। ये आपसे देख सकते हैं कि 2023 का ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जैसे जैसे लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना आरंभ किया, वैसे वैसे उनके शारीरिक छोटी सींग की बनावट में बदलाव होने लगा और दांत छोटे होने लगे और उनके बाल भी छोटे होते चले गए। उनके स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगा था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने के कारण नहीं था। तो एक स्थान से दूसरे स्थान में इसमें घूमने का कारण क्या नहीं था, ये था दोस्तों कि संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समुदायों से संघर्ष करना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका कारण नहीं था। फिर उसके बाद आता है, ये आप देख सकते हैं, ये 2 बार क्वेश्चन यही पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है और 2014 में भी पूछा गया है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि पाषाण काल के प्रारंभिक अवस्था में मानव का जीवन जंगल, वन तथा जानवरों पर आधारित था, जिसके कारण उनका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता था। प्रारंभिक अवस्था में मानव सामाजिकता नहीं थी, वह व्यक्तिगत अकेला रहता था। सामाजिकता न होने से समूहों का भी अभाव था, अतः समूह संघर्ष मानव के घूमने का कारण नहीं था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे किस क्षेत्र से कौन से थे। तो ये थे दोस्तों सुलेमान तथा किरथर पहाड़ी। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ी ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों की खोज पुरातत्वविदों द्वारा की गई थी, जो लगभग 8000 ईस्वी पूर्व मानव निवास की उपस्थिति को दर्शाता है। वर्तमान में यह स्थल क्रमशः पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ यहीं स्थित था, जहां पर प्राचीनतम मानव बस्ती के प्रमाण पाए गए थे और यहां से नवपाषाण काल, हड़प्पा काल के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5वीं एवं 6वीं शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था। क्यों आवश्यक था, क्योंकि सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ये 2023 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों।
इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि तमिलनाडु प्रायद्वीप भारत के अंतर्गत आता था, जहां पर पुरानी चट्टानें अवसंरचना होने के कारण प्राचीन समय से ही कृषि योग्य भूमि के लिए सिंचाई की आवश्यकता थी। 5वीं एवं 6वीं शताब्दी में यहाँ पर कृषि कार्यों हेतु सिंचाई के लिए तटबंधों की आवश्यकता होती थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्राचीन तमिलनाडु में की बस्तियों को उराउर कहते थे। तो किसे उराउर कहा जाता था? तो ये उराउर कहा जाता था दोस्तों खेतिहर और किसानों को उराउर के नाम से जाना जाता था तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि प्राचीन तमिलनाडु में खेतिहरों किसानों की बस्तियों को उर या उराउर कहते थे। उर राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी, जो कि संपूर्ण राज्य को मंडलों में विभक्त किया जाता था। प्रांतों का प्रशासनिक मुख्य चोल राजकुमारों के अधीन था। मंडल को विशाल भू क्षेत्रों में बांटा गया था, जिन्हें कोट्टम कहा जाता था। प्रत्येक कोट्टम को अनेक नाडुओं अथवा जनपदों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक नाडु में अनेक कुर्रम अथवा ग्राम समूह सम्मिलित थे। ग्राम या उर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई माना जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि लगभग 2300 ईस्वी पूर्व तमिल क्षेत्र में सबसे बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे? तो उन्हें बेल्लार कहा जाता था। ये जो कि तमिल क्षेत्र में सबसे बड़े भूस्वामियों को बेल्लार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर का पहला वाला राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7वां देख सकते हैं आप, 2023 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को लगभग 2300 वर्ष पहले वेल्लार के रूप में जाना जाता था तथा संगम युग में साधारण हल चलाने वाले को उझावर या भूमिहीन मजदूर या दास को कडेसियार और आदि भाई के नाम से जाना जाता था। संगम काल के दौरान तमिल का प्रमुख व्यवसाय कृषि पशुपालन 500 ईस्वी पूर्व और 300 ईस्वी में इसे जीवन की आवश्यकताओं के रूप में देखा जाता था और इसीलिए इसे भी व्यवसायों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। किसान या उझाउर सामाजिक जो कि सूची में सबसे ऊपर थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि हमें ज्ञात है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था, क्योंकि पुरातत्वविदों के साक्ष्य या प्रमाण मिलते हैं। तो ये कहाँ से मिलता है? तो ये खिलौना हल मिलता है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था, क्योंकि पुरातत्वविदों को खिलौने हल के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा रावी नदी तट पर स्थित, जो कि पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि हमें आरंभिक कृषि एवं पशुपालकों के बारे में कैसे पता चलता है? तो इसमें हमारे आसपास उस समय लिखी रिकॉर्ड थी, जो कि गलत है। लिखी रिकॉर्ड उस समय नहीं था और हमारे पास अनाजों और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं, ये सही है। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, जबकि ए वाला इसमें क्या है? गलत है। केवल इसमें बी वाला ही सही है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हमें आरंभिक कृषकों एवं पशुपालकों के बारे में जानकारी अनाजों और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य से पता चलता है। इन साक्ष्यों से पुरातत्वविदों को कृषि और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिलते हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये स्थान कृषि को पशुपालकों की बस्तियां थी, यहाँ नहीं। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नाखून का अध्ययन करते हैं और उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान प्राकृतिक रूप से उगाने लगते हैं। बाद में महिलाओं और पुरुषों ने इसे इकट्ठा किया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगाते थे और कब पककर यह तैयार होता था। इसके पश्चात वे स्वयं भूमि या कृषि करना सीख गए थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 है कि प्रथम शहर। चैप्टर नंबर 4 प्रथम शहर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।